हाय गाइस, मैं हूं अभिजीत और आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3 मेन टॉपिक पे। पहला कि गोल्ड में इतना ज़्यादा हल्ला क्यों मचा हुआ है, हर कोई गोल्ड पे वीडियो बना रहा है, जहाँ देखो हर कोई गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहता है। दूसरा डिस्कस करेंगे क्या गोल्ड सच में आप ओवर वैल्यूड हो चुका है इन्वेस्ट करने के लिए। और थर्ड नंबर पे हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ट कौन सा तरीका होता है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके लिए प्रॉपर मैंने पूरा चार्ट के अकॉर्डिंग 5 डिफरेंट अलग-अलग तरीका का गोल्ड इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करेंगे। उस पार्ट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और लास्ट में एक तरीका बताऊंगा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं और काफी सारा पैसा उसमें बचाते हैं। इवन कुछ केसेस में उस तरीके से तो स्टॉक मार्केट को भी बीट कर देता है गोल्ड लॉन्ग टर्म पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट, हर कोई अभी गोल्ड की बातें क्यों कर रहा है, हर कोई गोल्ड पे वीडियो बना रहा, सब किसी को गोल्ड पे अभी इन्वेस्ट करना है। मेरे आसपास भी कितने सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा तरीका है गोल्ड में बेस्ट इन्वेस्ट करने का। लेकिन यही सेम सिनेरियो 3 से 4 साल पहले कोई गोल्ड को पूछता भी नहीं था। बोलता था वो एक क्या है, वो एसेट है, उसमें कुछ रिटर्न ही नहीं देता है, उससे अच्छा तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। इसका मेन रीजन ये है कि गोल्ड ने पिछले 1 साल में 40% का रिटर्न दिया, लेकिन स्टॉक मार्केट ने 0% का रिटर्न दिया। तो इस टाइम पे सबको अब फोमो हो रहा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, की गोल्ड पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मेरा ये रैली छूट जाएगा। तो जब लोग मुझसे पूछते हैं कि गोल्ड पे कैसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट करूं, तो मैं उससे एक सवाल पूछता हूं कि गोल्ड पे क्यों इन्वेस्ट करना है आपको। तो उसका एक ही जवाब होता है कि गोल्ड अभी काफी तेजी से बढ़ रहा है, तो इसीलिए गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है। तो आप अपने आप से ये सवाल करके देखो कि आप गोल्ड इसलिए खरीदना चाहते हो कि काफी ऑलरेडी ये 1 साल में बहुत बढ़ चुका है, इसलिए तो आपको नहीं लगता आप ऑलरेडी बहुत हाई रेट पे गोल्ड को खरीदोगे। और जब आप हाई रेट पे खरीदोगे तो लंबे टाइम तक आपको उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि अब वो उतना तेजी से आप ग्रोथ उसको तो हो नहीं सकता एक एसेट क्लास का। तो उस बहुत लंबे टाइम तो क्या होगा, या तो वो बढ़ेगा नहीं, या बहुत धीरे धीरे 1-2% का बढ़ेगा, या जहां है वहीं का रहेगा, या कुछ कुछ टाइम पे तो गोल्ड डाउन भी जाते हुए देखा गया कि 2-3 साल तक एकदम नेगेटिव रिटर्न दिया। तो इस सिचुएशन पे तब आप क्या करोगे, अपने आप से पूछिए। एज ए इंडियन आप गोल्ड तो बेच नहीं सकते। इमोशनली इतना ज्यादा हम लोग अटैच होते हैं गोल्ड और लैंड को लेके कि गोल्ड बेचने का मतलब घर में कुछ आफत आ पड़ी है तभी हम गोल्ड बेच रहे हैं। तो उस एसेट क्लास को आप बेच नहीं सकते, आपको होल्ड करना ही करना है। उस पर रिटर्न आ नहीं रहा, तो क्या ये सही स्ट्रेटेजी है गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है? तो ये रीजन गलत है कि आप गोल्ड पे इसलिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि गोल्ड इंक्रीज हो रहा है काफी तेजी से। रीजन ये होना चाहिए कि मेरा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है, तो इसलिए मैं गोल्ड पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। और हम लोगों को ये सजेस्ट ही करते हैं कि एटलीस्ट 5 to 10% गोल्ड आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए। 10% से ज्यादा नहीं रहना चाहिए आपका पोर्टफोलियो में। तो करंटली अगर आपका पोर्टफोलियो में 10% गोल्ड नहीं है या 5% भी नहीं है, तो आप धीरे-धीरे इसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा, ये डाइवर्सिफ़ाई इस तरीके से भी हो जाता है कि जो लोग अपना पोर्टफोलियो का ग्लोबल एक्सपोज़र लेना चाहते हैं, तो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो पूरा ग्लोबल वर्ल्ड वाइज़ इसको एज़ अ इन्वेस्टमेंट की तरह यूज़ करते हैं, एज़ अ हेज की तरह इसको यूज़ करते हैं। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ग्लोबली एक एक्सपोज़र मिल जाता है डाइवर्सिफ़ाई के लिए। तो ये हुआ करेक्ट रीज़न गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का। दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या गोल्ड ओवर वैल्यूड हो चुका है? देखो, गोल्ड ओवर वैल्यूड है या नहीं है, इसको काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है। क्योंकि शेयर में जैसे देखिए कोई कंपनी अगर अच्छा परफ़ॉर्म करता है, उसके पास इतना सारा एसेट है उस कंपनी के पास, या उसका सेल्स का ग्रोथ इतना तेज़ी से बढ़ रहा है, उसका प्रॉफ़िट बढ़ रहा है, तो उसका एक वैल्यूएशन निकाला जा सकता है। गोल्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एक मेटल है और इसका प्राइस सिर्फ़ बढ़ता-घटता है सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे। जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम होगा तो गोल्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम ठंडा-बस्ते में चला जाएगा तो आराम से गोल्ड का प्राइस फिर से कूल डाउन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि गोल्ड ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। बस डिमांड है तो बढ़ेगा, डिमांड नहीं है तो घटेगा। इसका अंडरलाइन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन-सा तरीका है गोल्ड में बेस्ट इन्वेस्ट करने के लिए? इसमें देखिए गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का 2 ही तरीका होता है। या तो आप फिजिकल गोल्ड ले लीजिए जैसे ज्वेलरी या बुलियन्स हो गया, उसको भी हम लोग कंपेयर करके देखेंगे अभी कौन-सा बेस्ट है। और दूसरा आता है डिजिटल फॉर्मेट पे। डिजिटल फॉर्मेट में डायरेक्ट डिजिटल गोल्ड होता है, ईटीएफ होता है, म्यूचुअल फंड होता है। तो ये पाँचों तरीका को हम लोग कंपेयर करके देखेंगे कि कौन-सा बेस्ट तरीका है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने का। देखिए जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम लोग को इसको गोल्ड को 5 तरीका से बँटा हुआ है। या तो ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो बुलियन पे, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। अगर इस चार्ट को आप समझ पाएँ, तो इनफ है आपको गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए। आपको कुछ भी और डाउट नहीं बचेगा गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अगर देखा जाए तो ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा होता है। 12 टू 15% आपको लगभग मेकिंग चार्जेस लग जाता है। उसके ऊपर से 3% जीएसटी भी लग जाता है। लेकिन सेम चीज़ बुलियन पे 5% ओनली मेकिंग चार्जेस लगता है और सेम 3% जीएसटी। तो अगर ज्वेलरी पे देखा जाए तो लगभग 15 से 18% तो आपको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही चला जा रहा है और बुलियन पे भी लगभग 8%। तो बुलियन और ज्वेलरी पे जो 1 से 2 साल का गोल्ड का रिटर्न होगा, वो तो ऑलरेडी जैसे आप खरीद रहे हैं उसी टाइम आप पे कर दिए। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल गोल्ड पे। डिजिटल गोल्ड पे एक स्प्रेड वैल्यू होता है। स्प्रेड वैल्यू क्या होता है कि आप जब डिजिटल गोल्ड खरीदेंगे, आप देखेंगे एक चीज़ कि जो बाइंग प्राइस होता है और जो सेलिंग प्राइस होता है, सेम टाइम पे
वो दोनों डिफरेंट होता है कि आज के डेट का ये बाइंग प्राइस ज़्यादा होगा और सेलिंग प्राइस कम होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस है ना, इसको स्प्रेड बोला जाता है। तो ये लगभग आ जाता है 3% और साथ में 3% का जीएसटी भी लगेगा आपका डिजिटल गोल्ड पे। तो इस पे भी लगभग 6% का आपका एक्विजिशन कॉस्ट लग जा रहा है डिजिटल गोल्ड पे। ये डिजिटल गोल्ड आप खरीद सकते हैं लगभग फ़ोनपे, पेटीएम इस तरह का और भी बहुत सारा ऐप आती है उसमें। नेक्स्ट आता है गोल्ड ईटीएफ। गोल्ड ईटीएफ में कोई भी स्प्रेड, कोई भी जीएसटी, कोई भी मेकिंग चार्जेस कुछ भी नहीं लगता है। सिर्फ उसका एक्सपेंस रेशियो होता है 0.5 टू 0.8%। लेकिन इसको खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। बाकी ये सबको खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का ज़रूरत नहीं। ज्वेलरी एंड बुलियन तो डायरेक्ट आप जाके खरीद सकते हो। लेकिन डिजिटल गोल्ड आप कोई भी फ़ोन पे ये सब में खरीद सकते हो, लेकिन ईटीएफ खरीदने के लिए आपको डीमैट अकाउंट का ज़रूरत है। एंड फिफ्थ एक टाइप होता है गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड म्यूचुअल फंड का भी कोई कोई स्प्रेड या फिर मेकिंग चार्जेस, जीएसटी नहीं लगता। इसमें भी सिर्फ एक्सपेंस रेशियो लगता है। और इसका एक्सपेंस रेशियो गोल्ड म्यूचुअल फंड का थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि इंटरनली गोल्ड म्यूचुअल फंड ईटीएफ पे ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ईटीएफ डीमैट अकाउंट चाहिए, जिसके पास डीमैट अकाउंट नहीं है वो गोल्ड म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा-सा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देना पड़ेगा। आप एक डिफरेंस देखिए, ये ज्वेलरी, बुलियन या डिजिटल गोल्ड, ये जो तीनों चीज़ों का है, ये तीनों चीज़ सिर्फ एक बार आप एक्विजिशन कॉस्ट पे कर रहे हैं। लेकिन ईटीएफ और गोल्ड म्यूचुअल फंड में आपको हर साल ये चार्जेस लगेंगे। नेक्स्ट पैरामीटर आ जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। देखिए ज्वेलरी अगर लेना चाहते तो मिनिमम 1 ग्राम तो आपको लेना ही पड़ेगा। बुलियन पे भी मिनिमम 1 ग्राम आपको लेना ही पड़ेगा, जो आज के डेट में लगभग 11,000 के आसपास आ जाता है 1 ग्राम का, मेकिंग चार्जेस, जीएसटी सब लेके। तो अब बुलियन का भी लगभग आ जाएगा सेम 1 ग्राम का 10,500 के आसपास, क्योंकि इसमें मेकिंग चार्जेस थोड़ा कम है। वही डिजिटल गोल्ड आप ₹1 से भी खरीद सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ भी आप ₹100 से खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी गोल्ड का ₹100 से आप खरीद सकते हैं। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ज्वेलरी एंड बुलियन पे थोड़ा ज़्यादा है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये तीनों विनर है, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट लिक्विडिटी। ज्वेलरी में देखिएगा लिक्विडिटी बहुत कम है, क्योंकि आप जब भी ज्वेलरी बेचने जाओगे, एक तो बहुत सारा चीज़ें वो लोग डिटेक्ट करेंगे, उधर आपका लॉस है ही। दूसरा, जब आप ज्वेलरी के पास ज्वेलरी देने जाओगे, वो पैसा देने से बहुत नखरे करता है। वो चाहता है कि आप ज्वेलरी के बदले ज्वेलरी लेके जाओ, तो इसका लिक्विडिटी बहुत ज कम है। बुलियन पे मॉडरेट लिक्विडिटी है, ये भी बिक जाता है, लेकिन बुलियन पे एक चीज़ आपको गौर करना चाहिए, जब आप बुलियन खरीद रहे हो, तो छोटे क्वांटिटी में खरीदिए, ताकि अगर मान लीजिए आप 500 ग्राम का एक बुलियन खरीद लिए, एक ब्रिक्स या बार या कॉइन खरीद लिए और आपको 100 ग्राम ही बेचना है, तो उस टाइम पे आपको उसको कटवाना पड़ेगा, तो उसका एक अलग चार्जेस लग जाता है। इसलिए आप कम डिनोमिनेशन पे अगर बुलियन खरीद रहे हो, लाइक 5 ग्राम, 10 ग्राम का बुलियन खरीद रहे हो और उसको आप जब बेचने जाओगे, तो आप इज़िली उसको बेच सकते हो। तो इसका लिक्विडिटी भी मॉडरेट है। बाकी ये डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ एंड गोल्ड म्यूचुअल फंड, इस सारे का हाई है, क्योंकि इसको कभी भी आप जाके बेच सकते हो, कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। अब देखते हैं रिस्क किसमें सबसे ज़्यादा है। अगर ज्वेलरी में देखा जाए तो ज्वेलरी में काफ़ी हाई रिस्क ही है। इसको आपको घर पे रखना पड़ेगा, इवन आप लॉकर पे भी अगर रखते हो बैंक में, तो उसके लिए भी आपको ईयरली चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और मज़े की बात ये है कि वो ईयरली चार्जेस पे करने के बावजूद भी बैंक इस बात का श्योरिटी नहीं लेता है कि आपका गोल्ड सेफ रहेगा। अगर बैंक में डाका डाल जाता है या गोल्ड चोरी हो जाता है, तो उसका कोई लायबल नहीं होता है। तो उसको आप एक चीज़ से मिटिगेट कर सकते हो, आप एक इंश्योरेंस लेके रख सकते हो उसके लिए। दूसरा बुलियन, बुलियन का भी सेम आपको घर पे रखना पड़ेगा, या तो आप लॉकर पे रख सकते हो, लेकिन उसको भी वही सेफ्टी के साथ आपको रखना पड़ेगा। तीसरा डिजिटल गोल्ड, हमको लगता है सबसे ज़्यादा अगर डिजिटल फॉर्म पे हाई रिस्क है तो डिजिटल गोल्ड ही है, क्योंकि ये सेबी रेगुलेटेड नहीं है। आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म से खरीद रहे हो और कल को अगर वो प्लेटफ़ॉर्म गायब हो जाता है, तो कोई उस पे लायबल नहीं होता है। ना आरबीआई लायबल है, ना उसमें सेबी लायबल है। किसी भी तरह का रेगुलेशन उस पे नहीं होता है। लेकिन अगर ईटीएफ और म्यूचुअल फंड खरीदते हो, तो ये सेबी के रेगुलेशन के अंडर आता है। जब भी आप ईटीएफ खरीद रहे हो, सपोज़ आप 1 ग्राम का गोल्ड के बराबर अगर आप ईटीएफ खरीदते हो, तो जिस भी कंपनी से आप ईटीएफ खरीद रहे हो, उस कंपनी का उतना का गोल्ड अपना वॉल्ट पे फिजिकली खरीद के रखते हैं। तो इसीलिए ये जो ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड है, ये कंप्लीटली सेफ है डिजिटल फॉर्म में। नेक्स्ट आ जाता है टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी देखिए, अगर सम में जो एसटीसीजी है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये आपका जो भी इनकम है उसके स्लैब के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपका इनकम में अगर 20% या 30% जिस भी स्लैब रेट में आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म पे थोड़ा डिफरेंस है। लॉन्ग टर्म पे आप देखोगे सारे में 12.5% लगता है। चाहे वो आप ज्वेलरी के फॉर्म पे लीजिए, बुलियन के फॉर्म पे लीजिए या डिजिटल फॉर्म पे किसी भी तरह से लीजिए, सब में 12.5%। लेकिन ईटीएफ में इसमें एक कैच है कि ईटीएफ में लॉन्ग टर्म मतलब 12 मंथ होता है, लेकिन बाकी सारे फॉर्म में लॉन्ग टर्म मतलब 24 मंथ होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो गोल्ड ईटीएफ सबसे बेस्ट है। इसमें सबसे कम खर्चा लग रहा है आपको। इसमें ₹100 से आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। सेबी से हाईली रेगुलेटेड है, तो इसमें रिस्क बहुत कम है, लिक्विडिटी भी बहुत अच्छा है। एंड लास्ट है कि इसमें टैक्स भी सबसे कम लग रहा है। एलटीसीजी 12 मंथ के अंदर ये लॉन्ग टर्म में आ जाता है।
तो ये हो गया कन्वेंशनल तरीके से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट। अब एक और तरीका है अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से गोल्ड को इन्वेस्ट करने का। ये ऑफिशियली तो नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड तरीके से स्पेशली साउथ इंडिया में इसको काफ़ी यूज़ किया जाता है। देखिए नॉर्मली जब भी आप इंडिया में देखोगे जो नॉर्मली लोग गोल्ड खरीदते हैं तो स्पेसिफिकली कोई एक दुकानदार से ही खरीदते हैं। वो एक तरह से फैमिली का दुकान हो गया कि जब भी किसी भी उस फैमिली मेंबर को गोल्ड खरीदना है उसी दुकानदार के पास में ही जाके खरीदेंगे। कि एक अलग ट्रस्ट बिल्ड हुआ रहता है उसके साथ। तो इल ज़्यादातर ये जो ज्वेलरी शॉप होते हैं ये एक स्कीम चलाते हैं कि आप हर मंथ मुझे कुछ पे करो। सपोज़ आप 5000 पे करना चाहते हो हर मंथ, तो जिस भी डेट को आप पे करते हो उस डेट को जितना का गोल्ड का रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो गोल्ड वो आपको अपने पास वो स्टोर करके रख लेगा। तो सपोज़ अभी गोल्ड का रेट सपोज़ 10,000 चल रहा और आपने एवरी मंथ कमिट किए कि 10,000 आप उसको दोगे। तो आप 10,000 वो ले लेगा और 1 ग्राम गोल्ड आपके नाम पे वो अपने पास ही स्टोर करके रखेगा। इसमें क्या होता है कोई जीएसटी नहीं लग रहा, कोई मेकिंग चार्जेस नहीं लग रहा, इवन जब आप इसको बेचोगे तब भी इसमें कोई कैपिटल गेन भी नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें कोई ऑफ़िशियली पेपर नहीं होता है। लेकिन इंडिया में ये काफ़ी ईज़िली चलता है ये। तो इन फ्यूचर जब आपको इस गोल्ड को बेचना हो, कैश लेना हो, तो वो ज्वेलरी आपके पास जो भी जितने भी ग्राम उसमें जमा हुआ तो उतना का आप कैश उसमें इनकेस कर सकते हो। या तो आपको कोई मैरेज के पर्पज़ में वो गोल्ड लेना है तो वो ज्वेलरी उतना का गोल्ड दे देगा। तो इसमें जब बहुत सारा चार्जेस नहीं लग रहा तो ये बहुत चीप ऑप्शन हो जाता है गोल्ड पे इन्वेस्ट करने के लिए। तो इसमें जब ये सारे चार्जेस हटा देते हो, ना इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो लग रहा, ना इसमें जीएसटी लग रहा, ना कोई मेकिंग चार्जेस लग रहा, ना ही इसमें कोई टैक्स लग रहा है, एसटीसीजी, एलटीसीजी कुछ भी नहीं लग रहा। तो ये बहुत सारा टाइम अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे तो ये निफ्टी 50 को भी बीट कर देगा गोल्ड इन्वेस्टमेंट में और ये लॉन्ग टाइम पे मैं बता रहा हूँ। लेकिन इसमें रिस्क यही है कि आपको अपना ज्वेलरी के ऊपर पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। अगर ज्वेलरी भाग जाता तो आप इस पे कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई ऑफिशियल पेपर नहीं होता है। ये पूरा बिज़नेस ट्रस्ट पे चलता है। होप आपको इस वीडियो से जो भी गोल्ड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट का डाउट था, सारा कुछ क्लियर हो गया। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए और आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।